हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो आपके बैक पेन से रिलेटेड है, स्पाइन से रिलेटेड है। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने देखा होगा एमआरआई में कई बार बल्ज निकल गया है पेशेंट्स को, L4 L5 में या L5 S1 में बल्ज निकल आया है, ऐसा देखा गया है। और ये बहुत कॉमन है, जैसे जैसे एज बढ़ती है पेशेंट्स का सिटिंग का वर्क ज़्यादा होता है तो बल्ज निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग भी जब अपना नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं या ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं तो हम लोग समटाइम्स ऐसा होता है कि सिटिंग काफ़ी लंबे समय तक हो जाती है, 2-2 4-4 घंटे तक की सिटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से या किसी किसी को ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है, 8-8 घंटे की सिटिंग का काम होता है, तो उन लोगों को स्पाइन में प्रॉब्लम होती है। दैट मीन्स कि उनके बल्ज निकल आता है। आज के ज़माने में बल्ज स्पाइन में आना बहुत कॉमन बात है और पर्टिकुलरली एक एज के बाद, नियर अबाउट 30 to 35 की एज के बाद ये बहुत ही कॉमन हो गया है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग आज रिजॉल्व करेंगे कि बल्ज ना हो, आपके स्पाइन में बल्ज ना हो और एक हेल्दी इंडिविजुअल अपनी नॉर्मल लाइफ को हेल्दी मेंटेन रख सके, उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो स्पाइन की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्पाइन को जानना ज़रूरी है कि स्पाइन कैसा होता है। उसके लिए मैं आपको एक ये मॉडल दिखा देता हूँ। ये एक स्पाइन है, ये पेट के साइड का पोर्शन है, ये बैक साइड का पोर्शन है, ठीक है। तो ये लंबर पोर्शन है, कमर का पोर्शन है, और ये आपकी पेल्विस बोन है दोनों साइड की, ठीक है। ये आपका कमर के रीजन का पोर्शन है, ये थोरेसिक मतलब चेस्ट के साइड का पोर्शन है, और ये सर्वाइकल है, ऊपर का गर्दन की साइड का पोर्शन है। आप इसमें देख रहे होंगे कि एक कर्व है, इसमें कुछ एस शेप्ड, यूँ ऐसे मुड़ा है, फिर ऐसे उठा है, फिर ऐसे गया है, और फिर ये ऐसे गया है, ठीक है ना। तो ये एस शेप्ड कर्व है। तो नॉर्मली स्पाइन में ये कर्व होना चाहिए। ये एक तरह से हाइड्रोलिक का काम करता है, जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। सपोज आप कहीं से कूदे गिरे तो उससे क्या होता है कि ये जो स्पाइन है जिसके बेस पे हम लोग खड़े होते हैं, इसके बीच में आप देख रहे हैं कि हर वर्टिब्रे के बीच में एक कार्टिलेज है, ये है, ये है, ये है, ये है, हर कार्टिलेज है। ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसके साथ साथ जो इसका जो एस शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये भी इसको जो है स्पाइन को जिसमें जब झटका लगता है, किसी तरह का प्रेशर पड़ता है, तो ये भी शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, हाइड्रोलिक की तरह का काम करता है। अब होता क्या है, जब लंबे समय तक बैठने का काम ज़्यादा रहता है हम लोगों का, तो ये जो एस शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ना होकर थोड़ा सा से बेंड हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर हम चेयर में बैठे हैं तो कुछ ऐसे बैठते हैं, है ना, या मैं लेटरल साइड से दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसे ऐसे बैठते हैं। इससे क्या होता है कि इधर जो एस शेप्ड स्ट्रक्चर है वो जो है, जो उल्टा सी शेप होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तो वो उस तरफ क्यों मुँह करके हो जाता है। मतलब ये जो इस तरह से कर्व है वो आगे की ओर फॉरवर्ड बेंडिंग इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब जब ये फॉरवर्ड बेंडिंग होता है तो मैं दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा मॉडल है जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि दो बोन्स के बीच में ये कार्टिलेज है, ठीक है। जब फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, इस तरह से आगे बेंडिंग होती है, तो ये कार्टिलेज में प्रेशर पड़ता है, और ये जो साथ में जो नर्व निकल रही है साइड में, इसमें भी प्रेशर पड़ता है, और ये नर्व कंप्रेशन स्टार्ट है। ये सेंट्रल नर्व है जो कि ब्रेन से आ रही है, और ये साइड की नर्व्स है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर पड़ता है, मे बी ऑन द राइट साइड और मे बी ऑन द लेफ्ट साइड, किसी भी साइड में ये प्रेशर पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपका नॉर्मल वर्टिब्री किस तरह की होती है, कैसे कार्टिलेज होती है, कैसे नर्व्स होती हैं। अब डेली रूटीन एक्टिविटी में फॉरवर्ड बेंडिंग के काम तो होते ही होते हैं, जैसे कि घर में झाड़ू लगाना है, कुछ सामान उठाना है, कुछ करना है, तो उन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है कि कभी भी कोई भारी सामान जैसे बाल्टी उठा लिया या कोई बॉक्स है उसको सपोर्ट करके उठा लिया, तो उससे क्या होता है कि इसमें प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और जब ये दबाव पड़ता है तो उसमें कार्टिलेज निकल करके पीछे की ओर नर्व को कंप्रेस कर सकती है, नीचे नस को दबा सकती है, ठीक है। तो ख़ास तौर से कुछ बात ध्यान रखने की ये है कि सुबह के समय ख़ास तौर से, जब आप लोग को पता होगा जब हम लोग रात भर लेटते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, सॉरी ऐसे सपोज ये सामने का पोर्शन है, आप ऐसे सो रहे हैं, ठीक है, यूँ सो रहे हैं, तो क्या होता है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लेटते समय नहीं पड़ता, तो बॉडी जो कार्टिलेज है ये अपने आप को रिहाइड्रेट करती है, मतलब अपना पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, ठीक है। दिन में जब हम लोग चलते हैं, खड़े होते हैं इस तरीके से, तो इसमें ऊपर से नीचे प्रेशर पड़ता है, और जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा अपने अंदर के वाटर कंटेंट को रिलीज़ करती है, मतलब शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है, और जो है एक कुशनिंग का काम करती है। अब जब हम लेट गए तो ये क्या करती है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पड़ा, तो ये अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करती है और अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर को फिर से रिगेन कर लेती है, और ये फूल के बिल्कुल बॉल के शेप में हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर
दिन भर जब रात भर जब हम सोए तो इसके अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा हो गया। जब खास तौर से आप लोग सुबह के समय उठते हैं, ठीक है, या ब्रश करने के लिए आप थोड़ा सा आगे झुके या कुछ बाल्टी उठा ली सुबह, तो आपने देखा होगा ना कि सुबह के समय ही उठते ही उठते चिक चली जाती है या नर्व कंप्रेस हो जाता है। लोग कहते हैं मेरे वहीं पे लॉक हो गए, उसी पोजीशन पे ही उनको दर्द इतना हुआ कि वो उसी पोजीशन पे ही रुक गए। ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि सुबह के समय ज़्यादा ये घटनाएँ होती है। तो सुबह के समय आपको खास तौर से स्पाइन का बड़ा ध्यान रखना है। जब भी उठें, उठने के बाद 8-10 कदम चल लें, थोड़ा आगे पीछे घूम लें, थोड़ा घर में टहल लें, उसके बाद ही कोई आपको उठाने वाला काम करना है, ठीक है। तो ये रही नॉर्मल स्पाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बात और क्या प्रिकॉशन रखना है। अब बात करते हैं कि आपका अगर नॉर्मल से ज़्यादा सिटिंग का काम है या लंबे समय तक प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम है और आपको बल्ज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जिससे कि बल्ज ना हो। तो मैं आपको वही कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जिसके लिए आपको घर आके क्या क्या करना है। तो जब भी आप अपना ऑफिस वर्क करके या प्रोलॉन्ग सिटिंग करके अपने घर में आते हैं, पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऑफिस में ज़्यादा देर तक लॉन्ग सिटिंग ना करें। अगर आपको करना भी पड़ता है तो हर आधे घंटे में या 20 मिनट में, 20 से 30 मिनट में आप थोड़ी देर के लिए उठ लीजिए और उसके बाद फिर वापस बैठ सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब जब डेली एक्टिविटीज़ आपने कर ली, घर आ गए, घर आने के बाद आपको कंप्लीट भुजंगासन नहीं लगाना है, कुछ इस पोजीशन पे लेटना है, ठीक है। इस पोजीशन पे ही लेट के आप जैसे टीवी देखने का काम कर रहे हो, अगर टीवी देखते हो घर पे जाके, तो थोड़ी देर के लिए इस तरह से लेट के टीवी देख लीजिए। लैपटॉप में काम करना है तो लैपटॉप में कर लीजिए, या मोबाइल पे काम करना हो तो इस तरह से मोबाइल में काम कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो एक्सटेंशन पोजीशन पे, जो लंबर स्पाइन में जो एक्सटेंशन पोजीशन पे जो बल्ज जो मतलब एक्सटेंशन पोजीशन से बल्ज कम हो जाता है। जो नॉर्मली आपका फ्लेक्शन पोजीशन की वजह से जो बल्ज बना है, बैठने की वजह से, इस तरह से लॉन्ग सिटिंग की वजह से जो बल्ज बनता है, वो एक्सटेंशन पोजीशन की वजह से कम हो जाता है। तो आपको इस पोजीशन पे रुकना है, कम से कम 10 मिनट रुक लीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर तो ये पोजीशन है जो कि आपको घर में करना है। दूसरी पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड जो पोजीशन है, इसमें जिन लोगों के पेट है तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जिनके पेट नहीं है या दुबले पतले लोग हैं, इस तरह से एक तकिया लगा लें अपने पेट के नीचे, लगा करके आपको पेट से सांस लेनी है, डायफ्राम से सांस लेनी है। जैसे पेट से सांस लीजिए, तो इससे क्या होगा, डायफ्राम से के सांस लेने पे ये स्पाइन देखिए खिंचता है, पेट के अंदर का प्रेशर रिलीज़ होता है और इससे जो है नर्व कंप्रेशन जो है कम होता है। तो आपको 10 मिनट के लिए इस तरह से लेट करके पेट से सांस लेना है। आप अंदर खुद ही फील करोगे, एक रिलैक्स सा महसूस होता है, ठीक है। तो आपको एक तो ये सेकंड स्टेप जो है करना है, पेट से सांस लेना है, डायफ्राम से सांस लेना है, जिससे कि अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े और अगर कोई कंप्रेशन हो तो वो रिलीज हो। तीसरा जो स्टेप है, जो मैंने आपको इससे पहले स्पाइन पेन की एक्सरसाइज में एक कैट एंड कैमल पोजीशन बताई थी, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे देता हूँ। उसमें आपने देखा होगा कि एक पोजीशन होती है जिसमें कि कमर को नीचे किया जाता है, ठीक है, और फिर कमर को ऊपर किया जाता है, बिल्कुल ऊपर, पूरा ऊपर। और उठाइए और उठाइए, कैमल वाली पोजीशन पे आइए ऊपर, ये। तो इसमें आपको कैमल वाली पोजीशन नहीं करनी है, नॉर्मल रखना है, ठीक है। नॉर्मल रखने के बाद इसको कैट की पोजीशन में रखना है, नीचे, केवल नीचे लाना है और नॉर्मल लेके आना है, ठीक है। फिर नीचे लाना है, फिर नॉर्मल लेके आना है। तो नीचे लाने से क्या होता है कि नॉर्मल स्पाइन का कर्वेचर जो है मेंटेन रहता है और जो बल्ज अगर कुछ निकल आया है लॉन्ग सिटिंग की वजह से, उसमें आराम मिलता है, ठीक है। नीचे रखिए, बस इसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ 3 पोजीशन जिसको आप लोग अपने घर में कर सकते हैं। जो लोग नॉर्मल एक्टिविटीज़ अपने कर रहे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पाइन से रिलेटेड, बट चाहते हैं कि आगे इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वो अपने घर पे इसको रिपीटेड करते रहें, आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा कि अपनी स्पाइन की प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करें और वो प्रॉब्लम लाइफ में होए बिना उसके लिए क्या किया जाए या क्या प्रिकॉशंस लिए जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर ही लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है या नहीं भी हुई है, आगे फ्यूचर में ना हो, तो वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय बाय।